बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, बात शुरू करने लगा हूं मैं टैक्सेशन की। टैक्स क्या होता है? टैक्स तो वो कंट्रीब्यूशन है जो आवाम करती है हुकूमत के साथ ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। गवर्नमेंट को मुल्क चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ये पैसा कहां से आएगा? सर, ये पैसा असल में खजाने से लिया जाएगा। अगर मुल्क की खजाने में, अगर मुल्क की जेब में पैसे नहीं है तो फिर पैसे कहां से इकट्ठे किए जाएंगे? अवाम से लेके इकट्ठे किए जाएंगे। सर, बुनियादी तौर पे वो कहता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को करने के लिए हमें पैसे दरकार होते हैं जो अवाम से वसूल किए जाते हैं। इसको टैक्सेशन या टैक्स कहते हैं। टैक्स लागू करने का असल मकसद पैसा इकट्ठा करना। टैक्स लागू करने का असल मकसद तो पैसा इकट्ठा करना है। हाँ, यानी असल ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन है टू अर्न रेवेन्यू। हाँ, कलेक्ट रेवेन्यू। इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल ऑफ द गवर्नमेंट क्या है? टैक्स है सर। पैसा चाहिए, टैक्स लगा दो। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमने ये बात कही थी कि बाज़ औक़ात अपनी पॉलिसी पर इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए भी आपको टैक्स लागू करना पड़ता है। यानी अपनी बात मनवाने के लिए आपको टैक्स लागू करवाना पड़ता है। यानी अगर मैं ये कहूं कि आप बैरून मुल्क से महंगी गाड़ी इंपोर्ट ना करो वरना मैं आप पर टैक्सेशन डबल कर दूंगा, तो यहां पर टैक्स लागू करने का मकसद पैसा कमाना नहीं है, बल्कि आपको मना करना है कि आप बाहर से लग्जरी कार इंपोर्ट ना करो। यार, मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो यानी दूसरे पॉइंट में मेरा टारगेट ये था कि मैं टैक्स को लागू करूं ताकि मेरी बात मानी जाए, पॉलिसीज पर अमल दरामद करवाया जाए, लोगों को रोका जाए लग्जरी कार इंपोर्ट करने से। कैसे रोकेंगे? ज्यादा टैक्स लगा के रोकेंगे। टैक्स लागू करने का एक मकसद ये भी होता है कि यार, ये अमीर आदमी है, 100 करोड़ रुपया कमाता है, क्या फर्क पड़ता है, इससे 10 करोड़ रुपए का टैक्स ले लें। आम अवाम पर ये पैसा क्या कर दिया जाए? खर्च कर दिया जाए। इसको कहते हैं फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। यानी अमीर बंदे से एक पैसा इकट्ठा करना और गरीब बंदे पर खर्च करना। सर, अब उसने बड़ा क्लियरली नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स की बातें शुरू कर दी। जब वो कह रहे हैं नॉन रेवेन्यू, तो ये बात तो क्लियर है कि अब आप पैसा इकट्ठा करने के फैक्टर वाली डिस्कस नहीं करेंगे, दूसरे फैक्टर डिस्कस करेंगे। पहले बात उसने की, कमजोर एंटरप्राइज की मदद करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स लागू कर देती है। नहीं, टैक्स जो लागू हुआ होता है उसको माफ कर देती है या कम कर देती है। यानी गवर्नमेंट कमजोर इदारों को स्ट्रेंथन करने के लिए टैक्स एग्जेम्प्ट कर देती है। यार, कोविड में टैक्स एग्जेम्पशन किया उन्होंने। कोविड में उन्होंने टैक्स माफ किया है टेक्सटाइल मिल वालों के। क्यों? वो कमजोर हो गए थे, उनकी मदद की जाए। सर, लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, और मैं हर बार मार्कर की एग्जांपल देता हूं। सर जी, ये मार्कर पाकिस्तान में 100 रुपए का बिक रहा है। एक बंदा चाइना जाता है और चाइना जाके यही वाला मार्कर कितने का बनवा लेता है? 50 रुपए का। अब वो आगे अगर यहाँ पे 70 रुपए का बेचने लग जाएगा तो अपनी पियानो की इंडस्ट्री तो बैठ जाएगी ना। और सर, समझ आ रहा है गवर्नमेंट ने क्या किया? जो बंदा चाइना से ये मार्कर मंगवाएगा 50 को, उस पर 50 रुपए टैक्स लगा देंगे ताकि अपनी इंडस्ट्री को क्या किया जाए? प्रोटेक्ट किया जाए। मुझसे एक बच्चे ने सवाल पूछा,
उसने कहा सर जी इस तरह तो लोगों को महंगा महंगा मार्कर मिलेगा। मैंने कहा बिल्कुल महंगा मिलेगा। तो फिर अब हम मार्कर सस्ता करने के लिए पियानो की कंपनी को बंद करवा दें, वहां पे जो 40,000 मुलाजमत मिली हुई है वो सारे घर चले जाएं और लोगों को 10 रुपए मार्कर सस्ता मिल जाए। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये वैलिड नहीं है। एक और बात भी ज़हन में रखना, सर वो हमारा मुल्क है, वो हमारे मुल्क का बंदा है, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटे घर में ना अक्सर ऐसा हो जाता है कि 3 भाई होते हैं, 2 भाई तेज होते हैं, एक थोड़ा ढिला होता है। तब जो भाई थोड़ा कमजोर है क्या करेंगे? उसको पार्टनर ना बनाए, किसी तेज को पार्टनर बना के उसको मुलाजिम बना देंगे, या वो अपना है उसको साथ लेके चलेंगे? बोलो, अपना है उसको साथ लेके चलेंगे भाई। सर यही बात इधर भी है। सर जी वो अपना है, अपने मुल्क का बंदा है, उसको सपोर्ट करेंगे। जो बाहर से सस्ता मारकर कह रहा है उसको कहेंगे भाई साइड पे हो। आपको पता है अगर इन्होंने टैक्स ना लगाए होते तो आज पाकिस्तान की गाड़ी की इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई थी। सर जापान की 4 साल चली गाड़ी, क्या कमाल, ऑटोमेटिक गाड़ी। यहां पर 29 लाख रुपए की जो गाड़ी इस वक्त मिल रही है बिल्कुल 3 डब्बा है, ना क्वालिटी है ना उसके अंदर उतने फंक्शंस हैं। और जापान में ये वाली गाड़ी इंपोर्ट करें तो जी 7 लाख में मिल जाती है, यहां पे कितने की है? 30 लाख रुपए की। अब आप देखें कितना बड़ा डिफरेंस है। लेकिन क्या करें, सुजुकी वालों की फैक्ट्री बंद कर दें, वहां पे जो 3 लाख बंदा काम करता है उसको बेरोजगार कर दे ताकि लोगों को गाड़ियां सस्ती मिले। ऐसा हम नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना होगा। सर जी बार्गेनिंग टूल, जब आप इंटरनेशनल मार्केट में बार्गेन कर रहे होते हैं वहां पे टैक्स को नेगोशिएटिंग टूल के तौर, बार्गेनिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। मैंने अक्सर मिसाल दी है यूएसए की, कि यूएसए जो है उसने इंडिया को भी कहा है, पाकिस्तान को भी कहा है और बांग्लादेश को भी। इंडिया ने कहा है 180, पाकिस्तान ने कहा 170, बांग्लादेश ने कहा है कि हम आपको ये टी शर्ट 160 रुपए की देंगे। पाकिस्तानी वालों ने कहा है अगर आप हमें 15 रुपए का टैक्स माफ कर दे तो हम कितने की बेच पाएंगे? 155 की, और ये बिड विन कर देंगे। अब आप देख लें, इन्होंने 15 रुपए का टैक्स माफ कर दिया तो टैक्स को बार्गेनिंग टूल के तौर पे लिया, टैक्स को एक हरबे के तौर पे लिया जिससे हम कीमत कम करके मार्केट में कंपटीशन कीमत कम कर सकते हैं, मार्केट में कंपेटिटिव इंटरनेशनल मार्केट में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। सर जी टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन में मैंने क्या बताया था? सर जी 200 रुपए का पेट्रोल था और 100 रुपए का टैक्स था, मार्केट में मिल रहा था 300 का। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल हो गया 280 रुपए का। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने कहा ठीक है 100 रुपए का टैक्स है, मार्केट में पेट्रोल हो गया 380 का। अब गवर्नमेंट को, अब सारे लोग चीख रहे हैं कि सर जी आप अगर कीमत बढ़ी है तो आप ओवरऑल प्राइस को बढ़ने से बचा लें। गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट बचा सकती है, कैसे भला? जितनी अमाउंट से कीमत बढ़ी है उतनी अमाउंट से टैक्स कम कर दो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन to reduce inequality in the distribution of wealth, to reduce inequality in the distribution of wealth। इसका मतलब क्या है? सर वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाएगा, आसान अल्फाज में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की जाएगी।
आसान अल्फाज में अमीर बंदे से पैसा लेके गरीब बंदे पर खर्च किया जाएगा। सरकारी अस्पताल बनेंगे, सरकारी स्कूल बनेंगे, ऑरेंज ट्रेन बनेगी, सड़कें पुल बनाए जाएंगे। अमीर आदमी से पैसे लेकर गरीब आदमी पर खर्च किए जाएंगे। टू प्रमोट साइंस एंड इन्वेंशन, साइंस एंड इन्वेंशन को प्रमोट किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? सर गवर्नमेंट ने जिस चीज को प्रमोट करना होता है उस पर टैक्स कम कर देती है या टैक्स माफ कर देती है। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? गवर्नमेंट ने साइंस एंड इन्वेंशन को प्रमोट करना था, एजुकेशनल एक्टिविटीज को प्रमोट करना था, लेबर फोर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना था, उसकी ट्रेनिंग करानी थी। इन चीजों के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स माफ कर दिया। गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है लॉज ताकि एलिमिनेट किया जा सके डिस्क्रिमिनेशन को। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि अगर लाहौर में कीमत 100 रुपए है और मुल्तान में कीमत 110 है तो हम, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। चार्जिंग डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट, यही होती है ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसको कैसे खत्म करेंगे? जिस जगह पे प्राइस ज्यादा है उस जगह पे टैक्स कम कर दो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या हो गई? खत्म। सर सिगरेट, पान, गुटखा, सुपारी, ये सारी चीजों को क्या किया जाता है? डिस्करेज। पता है गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स। तंबाकू पे लहदा टैक्स है, सिगरेट पे लहदा टैक्स है, उस पर एफईडी भी है, उस पर सेल्स टैक्स भी है, उस पर कस्टम ड्यूटी भी है, उस पर हर तरह का टैक्स लगता है सिगरेट। सर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, 2 जुमले मैंने कहा था आपने याद रखने हैं। पहला जुमला ये है कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन करनी है किस तरह करनी है? बैंकिंग चैनल के, जो भी ट्रांजैक्शन करनी है बैंकिंग चैनल के जरिए करनी है। जो ट्रांजैक्शन करनी है बैंकिंग चैनल के जरिए करनी है। और दूसरी बात क्या है? जो ट्रांजैक्शन करनी है वो बैंकिंग चैनल के जरिए करनी है। अगर आपने ट्रांजैक्शन कैश में कर दी तो क्या होगा? इसको इनकम ट्रीट किया जाएगा और इस पर क्या कर देंगे? टैक्स लगा देंगे। अगर आपने कैश में ट्रांजैक्शन की तो इसको इनकम ट्रीट करेंगे और इस पर टैक्स लगा देंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इनकरेज करने के लिए टैक्स क्रेडिट को इंट्रोड्यूस किया गया। सभी 2 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं यहाँ पर, एक टैक्स एग्जेम्पशन और एक टैक्स क्रेडिट। पता है दोनों का मतलब? टैक्स एग्जेम्पशन का क्या मतलब है? टैक्स माफी। टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब है? यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर गवर्नमेंट डेवलपमेंट का काम भी कर सकती है। एक जगह है जहां पर चोरी चिकारी ज्यादा है, कोई सहूलत नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, गवर्नमेंट ने उस जगह को सिलेक्ट करके कह दिया यहां पर जो बंदा फैक्ट्री लगाएगा उसे 5 साल का टैक्स माफ कर देंगे। अब लोग वहां पे फैक्ट्री लगाने लग जाएंगे। जब लोग वहां पर फैक्ट्री लगाएंगे तो क्या होगा? वहां के लोगों को मौके मिलेंगे, वहां के लोगों को नौकरियां मिलेंगी, वहां के लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और ओवरऑल उस इलाके में खुशहाली आएगी। पहली बात। दूसरी बात, अमीर आदमी पे ज्यादा टैक्स लगाकर ज्यादा पैसे इकट्ठे करना और गरीब आदमी पे टैक्स ना लगाना या कम टैक्स लगाना। दूसरी बात, सर जो आइटम ऑलरेडी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है या जो आइटम लग्जरी आइटम है, इसको जो इंपोर्ट करेगा उस पे कस्टम ड्यूटी ज्यादा लगाना। जो बंदा लंगर खाना चला रहा है, जो इदारा लंगर खाना चला रहा है, उसको टैक्स एग्जेम्पशन दे देना और जो बंदा उस लंगर खाने को डोनेशन दे रहा है उसको टैक्स क्रेडिट दे देना। अब टैक्स एग्जेम्पशन है, टैक्स माफी और टैक्स क्रेडिट है, टैक्स में कमी। और सर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो एग्रो बेस्ड है पाकिस्तान में, उसमें क्या है? टैक्स एग्जेम्पशन है। मेरा एक दोस्त है बाहर होता है, तो कभी मुझे कहता है मैंने अंगूर का बाग लगाना है, कभी मुझे कहता है मैंने आम का बाग लगाना। मैं कहा यार तू कोई और काम क्यों नहीं करता? कहते टैक्स एग्जेम्पशन है ना,
पाकिस्तान में करूंगा, जितने पैसे कमाऊंगा उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं। सर अगर ये बंदा कोई कंपनी या बंदा टैक्स मतलब एग्जम्पशन लेता है, लेकिन वो चैरिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसका टैक्स ज्यादा है, ये चैरिटी वाले इदारे में मतलब पैसा कम खर्च कर रहा है, तो फिर यानी वो वहां से एग्जाम्पशन ले लेता है लेकिन वो पैसे खुद खा जाता है, तो वो तो एक डिफरेंट बात है ना। यानी मिसाल के तौर पे मस्जिद है, मस्जिद में चंदा इकट्ठा होता है 10 लाख रुपए, मौलाना साहब 3 लाख रुपए मस्जिद पे लगाते हैं, बाकी 7 लाख रुपए खुद उनको जरा स्विमिंग का शौक है, वो दूसरे मुल्कों में स्विमिंग करने चले जाते हैं, ठीक है, तो वो पैसा वहां पे खर्च हो जाता है। तो क्या होगा, ये तो वायलेशन है ना, उसने जो इदारा बनाया है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर रहा। जब पता चल जाएगा कि पैसे फंड उस जगह पर नहीं लग रहे तो लोग भी एहतजाज करेंगे, गवर्नमेंट भी एक्शन लेगी। ठीक है सर। चैप्टर नंबर 4 में ना मैंने आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है, उसमें मैंने सारी 5 शर्तें पूरी कराई हुई हैं। अभी आज फिर पढ़ाना है, वहां पे इस चीज को रिलेट करना कि स्विमिंग करने से क्या होता है। ठीक है, नहीं सर आप कोई बात पूछना। नहीं, एग्जाम्पशन का डोनेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एग्जाम्पशन एक अलहदा चीज है, डोनेशन एक अलहदा चीज है। देखिए वो इदारा जो बना ही अवाम की खिदमत के लिए है, वो जितने पैसे वसूल करेगा उनका प्रॉफिट नहीं होता, उनका होता है पैसे आए कितने और पैसे गए कितने, क्योंकि प्रॉफिट तो निकालना नहीं होता उन्होंने। आपने अगर FR1 में भी पढ़ेंगे और आपने वहां पर इंट्रो लेवल पर भी पढ़ा होगा कि इनका होता है सरप्लस और डेफिसिट, पढ़ा हुआ है आपने। सर इसका प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि अगर एक इदारा है वो लोगों को लंगर कराता है, उसने 1 करोड़ रुपया वसूल किया है और 95 लाख रुपए का लंगर कराया, तो 5 लाख रुपया बच गया, वो आगे इस्तेमाल हो जाएगा इसी मकसद के लिए। सर समझ आ रहा है। सर जी एडम स्मिथ भाई है हमारे, बहुत अच्छे, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, इनको क्या कहा जाता है? बाबा इकोनॉमिक्स कहते हैं इनको, माशाल्लाह। सर असल में जो टैक्स है ना, ये भी इकोनॉमिक्स की ही एक ब्रांच है। सर टैक्स एडम स्मिथ ने कहा है लोगों से पैसे इकट्ठे करो टैक्स के, लेकिन 4 चीजों का ख्याल रखना। टैक्स देने वाला और टैक्स लेने वाला दोनों बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि कितने पैसे बनते हैं और कितने जमा कराने हैं, बात नंबर 1। बात नंबर 2, टैक्स को जिस वक्त इकट्ठा किया जाए और जिस अंदाज में इकट्ठा किया जाए वो ऐसा होना चाहिए कि टैक्स पेयर के लिए आसान हो। अंदाज और वक्त, सब लोगों पर एक जैसा टैक्स का कानून लागू होना चाहिए और टैक्स को कलेक्ट करने पर इतना ज्यादा खर्चा ना आए कि टैक्स डिस्करेज हो जाए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जब मैंने रेगुलर क्लास में पढ़ाया था तो मैंने इसको एक एक पॉइंट को 10-10 मिनट में डिस्कस किया था। मैंने काम की सारी बातें अब भी कर रहा हूं, कोई बात मिस नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ टू द पॉइंट और एक बार। ठीक हो गया सर? प्रिंसिपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्स। सर जी लेवी का क्या मतलब होता है? लागू। द बेनिफिट प्रिंसिपल, this principle holds that the individual should be taxed in proportion to the benefit they receive from the government. इंडिविजुअल को टैक्स लागू करना चाहिए इन प्रोपोर्शन टू द बेनिफिट दे रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। जिस बंदे ने जितना बेनिफिट वसूल किया है वो उतना टैक्स देगा। एक बंदा मोटरवे से गया है, वो उसने मोटरवे से इस्तेफादा किया है, वो उसका टैक्स देगा। जो बंदा जीटी रोड से गया है, उसने जीटी रोड से फायदा उठाया, वो उसका टैक्स देगा। जो बंदा मोटरवे से चढ़ा है और फैसलाबाद उतर गया, वो उतना टैक्स देगा।
जो बंदा इस्लामाबाद तक गया है वो उतना टैक्स देगा, यानी जिसने जितना फायदा उठाया है वो उतना टैक्स देगा। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, जिसकी जितनी हैसियत है, जितनी पसली है, जितनी कैपेसिटी है, वो उतना टैक्स देगा। यानी अमीर बंदा ज्यादा टैक्स देगा और गरीब बंदा कम टैक्स देगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल में कहा जाता है कि यार ऐसे ना करो, फिक्स परसेंटेज रख दो। अगर फिक्स परसेंटेज रख दिए 10%, तो 100 कमाने वाला 10 रुपए देगा और 10 कमाने वाला ऑटोमेटिकली 1 रुपए देगा। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं क्या होना चाहिए, परसेंटेज फिक्स होनी चाहिए। अच्छा, काइंड ऑफ टैक्सेशन की बात करूं यार, ये कितनी इज्जत है हर वक्त उठाना इसको, लेकिन आज उठा लेता हूं। काइंड्स ऑफ टैक्सेशन, काइंड्स ऑफ टैक्सेशन की बात करने लगा कि सर टैक्स की कौन कौन सी काइंड्स हैं। इसमें वो कहता है एक है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल कहता है फ्लैट या प्रोपोर्शनल टैक्स होना चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल क्या कहता है, फ्लैट प्रोपोर्शनल टैक्स होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है फिक्स परसेंटेज पे टैक्स लगना चाहिए। यानी अगर इनकम बढ़ रही है तो टैक्स रेट फिक्स रहे, टैक्स रेट फिक्स रहे। इनकम बढ़ रही है तो टैक्स भी बढ़े। गौर से देखना, इनकम बढ़ी, टैक्स बढ़ा, टैक्स रेट क्या रहा, फिक्स रहा, फिक्स रहा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। दूसरी बात सुने, इनकम बढ़ी, दूसरा है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। वो कहता है जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना टैक्स देगा, यानी अमीर आदमी ज्यादा टैक्स देगा और गरीब आदमी कम टैक्स देगा। गौर करना, इनकम बढ़ी, टैक्स बढ़ा, टैक्स रेट भी बढ़ा। इनकम बढ़ी, टैक्स बढ़ा, टैक्स रेट भी बढ़ा। दिस इज एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। तीसरे नंबर पे आ गया रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स कहता है इनकम बढ़ी, टैक्स फिक्स रहा, टैक्स रेट उल्टा कम हो गया। इसको कहते हैं इनकम बढ़ी, टैक्स फिक्स रहा, टैक्स रेट उल्टा कम हो गया। इसको क्या कहते हैं, सेल्स टैक्स। सर सेल्स टैक्स फिक्स होता है, सेल्स टैक्स इनकम बढ़ने से नहीं बढ़ता, सेल्स टैक्स कीमत बढ़ने से बढ़ता है। तो सर समझ आ रही है। तो सेल्स टैक्स, एक बंदा है उसकी इनकम है 1 लाख रुपए, उसने नेस्ले का जूस खरीदा, उसने भी 20 रुपए का टैक्स दिया। और एक बंदा है उसकी इनकम है 100 करोड़ रुपए, उसने नेस्ले का जूस खरीदा, उसने भी 20 रुपए का टैक्स दिया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। टैक्स तो फिक्स है 20 रुपए का। अमीर बंदे के लिए कम है, गरीब बंदे के लिए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। असल में ये काइंड्स ऑफ टैक्सेशन में एक असल जो रिलेशन है वो भला किसका है, इनकम का और टैक्स रेट का। इनकम बढ़ी, टैक्स रेट फिक्स रहा, फ्लैट टैक्स। इनकम बढ़ी, टैक्स रेट बढ़ा, इसको क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स। इनकम बढ़ी, टैक्स रेट उल्टा क्या हो गया, कम हो गया, इसको क्या कहते हैं, रिग्रेसिव टैक्स। और मुश्किल तो नहीं लग रहा सर, आगे चल रहा हूं। फ्लैट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स। सर टैक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी टैक्स की खसूसियात। सर जी टैक्स वो जब वो कंट्रीब्यूशन से ना आपके जहन में शायद ये इमेज ना बैठ जाए कि हाँ हिस्सा ही देना ना, जब दिल चाहेगा तब दे देंगे ना। ये वो वाली कंट्रीब्यूशन नहीं है जो आपकी मर्जी होगी तो देंगे। ये वो वाली कंट्रीब्यूशन है जो आपको देनी ही पड़ेगी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। इसको कहते हैं एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं, एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन। एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन का मतलब है
आप लागू किया गया है, आप देंगे, और अगर आप नहीं देंगे तो आपसे ले लिया जाएगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? एनफोर्स कंट्रीब्यूशन है, वॉलेंटरी नहीं है। कुछ चंदा नहीं देना आपने मस्जिद में, दिल चाहेगा तो देंगे, नहीं दिल चाहेगा तो नहीं देंगे। सर दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज। सर टैक्स के लिए चेक नहीं चलेगा, प्रोमिसरी नोट नहीं चलेगा, इन काइंड नहीं चलेगा। बंदा कहता है जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरी मोटरसाइकिल ले ले, ऐसा नहीं चलेगा। वो बंदा कहता है मैं आपको अपनी लेटर हेड पे लिख देता हूँ, अगले महीने दे दूंगा, वादा हो गया, नहीं चलेगा। टैक्स में क्या चलेगा? एक्चुअल में पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, कैश चलेगा। सर तीसरी बात है, टैक्स इनकम बढ़ने से टैक्स बढ़ेगा, जिसकी जितनी हैसियत होगी वो उतना टैक्स देगा। अगली बात, टैक्स इनकम पर, ट्रांजैक्शन पर, प्रॉपर्टी पर लागू होना चाहिए। टैक्स एक्ट, राइट्स और प्रिविलेज पर लागू होना चाहिए। सर टैक्स का कानून, टैक्स को लागू कौन करेगा? स्टेट लागू करेगी, जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो बंदा या उसकी प्रॉपर्टी आएगी। इसका क्या मतलब है? टैक्स को कानून, स्टेट, हुकूमत, इदारे लागू करते हैं। और मिसाल के तौर पे जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी पुलिस की, जिस तरह पुलिस की हदूद होती है थाने की, इसी तरह ही टैक्स के आरटीओ, रीजनल टैक्स ऑफिस की हदूद होती हैं। तो जिस आरटीओ की हदूद में आप फॉल कर रहे होंगे, वो वाला आरटीओ आप पर टैक्स लागू कर सकता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो वाला आरटीओ आपको नोटिस भेजेगा, सर जी टैक्स लागू किया जाएगा। कौन लागू करेगा? लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द स्टेट कानून लागू करेगा। और टैक्स का कानून कौन पास करता है? पार्लियामेंट पास करती है। और सर टैक्स इस्तेमाल कहां होता है? पब्लिक प्रोजेक्ट्स पर इस्तेमाल होता है, to support the government in implementation of projects and programs. Tax is levied for public purpose and to support the government in implementation of project and programs. सर गवर्नमेंट का पैसा लगेगा किधर? सर मैंने कहा हाउस, सबसे पहले सिक्योरिटी, सबसे पहले सिक्योरिटी, दूसरे नंबर पे हेल्थ, तीसरे नंबर पे एजुकेशन, चौथे नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर, और भी बहुत सी चीजें हैं लेकिन मेजर ये है। प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम। सर पहली बात फिस्कल एडिक्वेसी, टैक्स इतना होना चाहिए कि जरूरियात पूरी कर दे। इसका मतलब यह फिस्कल एडिक्वेसी अचीव हो, जिसका मतलब यह है कि टैक्स इतना इकट्ठा हो जाए कि इखराजात पूरे हो जाएं गवर्नमेंट के। सोर्सेज ऑफ टैक्स टेकन एज अ होल शुड बी सफिशिएंट टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू शुड बी केपेबल ऑफ एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग। रेवेन्यू वो कहता है टैक्स से आने वाला पैसा ऐसा होना चाहिए कि अगर जरूरत हो तो बढ़ जाए, अगर जरूरत ना हो जाए तो कम हो जाए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये वाकई आपने जो लास्टिक का है ये कहा ठीक है। सर असल में देखें ना, अगर मुल्क में डैम बन रहा है तो ये क्या करेंगे? 5 रुपए सिर्फ इन्होंने लीटर पे टैक्स बढ़ाना है, पैसा ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। और अगर रिलीफ देना है तो आटे की बोरी पे रिलीफ दे दे, सब्सिडाइज कर दे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये फिस्कल एडिक्वेसी है। इक्विटी और थ्योरेटिकल जस्टिस, वो कहता है टैक्सेस लेविड मस्ट बी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द सिटीजन टू, जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना टैक्स अदा करेगा। सर एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी में उसने 4 बातें कही है। पहला क्लियर एंड प्लेन सर्टेनिटी में हमने पढ़ा है। दूसरा टैक्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग तादाद में भी पूरे होंगे और काबिलियत में भी पूरे होंगे। तीसरा टैक्स को कब लेना है और किस अंदाज में लेना है ये क्या होना चाहिए? आसान होना चाहिए। चौथा टैक्स इतना ज्यादा बर्डनसम ना हो कि लोग बिजनेस करने से ही डिस्करेज हो जाए। सर टैक्स का कानून
ओवरऑल गवर्नमेंट के कानून के साथ इन लाइन होना चाहिए। टैक्स का कानून ओवरऑल गवर्नमेंट के कानून के साथ इन लाइन होना चाहिए। सर जी, मैंने ये वाली बातें भी कर दी। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टैक्सेशन लॉज। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है? वो टैक्स, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? वो टैक्स जो डायरेक्टली एफपीआर को पे किया जाए, वो डायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? वो टैक्स जो इनडायरेक्टली एफपीआर को पे किया जाए। मैं जो इनकम कमाता हूं, इस पे जो टैक्स है मैं खुद एफपीआर को जमा कराता हूं, ये डायरेक्ट टैक्स है। मैं जो जूस खरीदता हूं, मैं जूस के ऊपर लिखा होता है 80 रुपए का जूस, 20 रुपए का टैक्स, तो ये 20 रुपए मैं एफपीआर को जमा कराता हूं या तो मैं दुकानदार को ही दे देता हूं? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर मैं खुद एफपीआर को जमा कराऊं, ये डायरेक्ट टैक्स है, और अगर मैं दुकानदार को दूं तो इनडायरेक्ट टैक्स है। यार मेरा पॉइंट समझ आया? बस ये फर्क है। डायरेक्ट टैक्स वो है जो डायरेक्टली एफबीआर को जमा कराया जाए। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है जो नेट इनकम पे लगता है, और इनकम टैक्स में हेड्स होते हैं, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। ये तो वो खास बात नहीं है। जबकि कैपिटल वैल्यू टैक्स कौन सा टैक्स होता है? जो मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन पे लगता है, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर पे और ट्रांसफर ऑफ राइट पे। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करने लगा। इनडायरेक्ट वो टैक्स है जो डायरेक्टली एफबीआर को नहीं देते, बल्कि इनडायरेक्टली एफबीआर को देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स कलेक्टेड बाय इंटरमीडियरी। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कौन कलेक्ट करता है? इंटरमीडियरी कलेक्ट करता है। Who bears the ultimate economic burden of tax? Indirect tax वो टैक्स है जो कलेक्ट कर लेता है इंटरमीडियरी फ्रॉम अ पर्सन जिस पर सारा बोझ जा रहा होता है। कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या है सर? कस्टम ड्यूटी क्या है सर? कस्टम ड्यूटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये होती क्या है सर? याद रखिएगा, लफ्ज टैक्स हो, लफ्ज ड्यूटी हो, लफ्ज टैरिफ हो, लफ्ज लेवी हो, लफ्ज टोल हो, सर ये सारे जो हैं ये टैक्स के ही नाम। ड्यूटी भी टैक्स को ही कहते हैं। अच्छा, वो कहता है जब भी कोई चीज मुल्क के अंदर आए या मुल्क से बाहर जाए, इस पर जो टैक्स लगता है उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। वो कहता है जब कोई लग्जरी आइटम इंपोर्ट करता है, मुल्क के बाहर से कोई लग्जरी आइटम मंगाता है, तो हम उस पे हाई टैक्स रेट लगाते हैं। सर आपके मुल्क में प्याज शॉर्ट हो गया, अब वो बाहर से मंगवाया जा रहा है, उस पे टैक्स ज्यादा लगना है, या BMW जो इंपोर्ट किया उस पे टैक्स ज्यादा लगना चाहिए? यस, लग्जरी पे टैक्स ज्यादा लगेगा। तो सर समझ आ रहा है? तो सर कस्टम। अगली बात सुनो, हमने रुई इंपोर्ट किया उस पे टैक्स ज्यादा लगना चाहिए, या बनी बनाई शर्ट इंपोर्ट किया उस पे टैक्स ज्यादा लगना चाहिए? सर रुई इंपोर्ट किया, उससे धागा बनेगा, धागे से कपड़ा बनेगा, कपड़े से शर्ट बनेगी, शर्ट सिलाई होगी, वो बिकेगी। सर ये सारा कुछ पाकिस्तान में होगा, ये ज्यादा फायदेमंद है, इस पे कम टैक्स लगना चाहिए। और जिसने बनी बनाई शर्ट खरीदी उस पे ज्यादा टैक्स। सर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स पर लगती है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स पर लगती है। सर लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड। FED is charged on the basis of value or retail price. Some items are chargeable to FED on the basis of weight or quantity. सर रिटेल प्राइस क्या होता है? वो प्राइस जिस पर मार्केट में चीज बिकती है उसे रिटेल प्राइस कहते हैं। एक्साइज ड्यूटी FED को कहते हैं। नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी हो है। इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम ड्यूटी को कहते हैं। FED एक्साइज ड्यूटी यही है जो भी आपने पढ़ी। इंपोर्ट ड्यूटी वो जो इंपोर्ट पर लगती है। एक्साइज ड्यूटी वो है जो फेडरल गवर्नमेंट लगाती है किसी खास तरह की आइटम्स पर। वो 16 तरह की आइटम्स है, इस पर पूरा कानून है FED का। CFAB में मैं पढ़ा रहा हूँ, इंशाल्लाह CFAB में आपको भी पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ ये समझ लें 16 आइटम्स हैं
16 आइटम्स हैं, कुछ गुड्स हैं, कुछ सर्विसेज हैं, ये एफईडी कहलाती है। एफईडी पे टैक्स सिर्फ कीमत पे नहीं लगता। हम आयरलैंड में देखिए यही होता है ना कि 100 रुपए की चीज है, उस पर 18 रुपए टैक्स लग गया। बाजू का किलो के हिसाब से टैक्स लग रहा होता है, वेट की बेसिस पर। बाजू का यूनिट के हिसाब से टैक्स लग रहा होता है। ये एक सिगरेट पे 3 रुपए का टैक्स है फॉर एग्जाम्पल। और सर समझ आ रहा है? तो भाई बाजू का यूनिट की बेसिस पर, वेट की बेसिस पर भी टैक्स लगता है। सेल्स टैक्स सेल्स पर लगता है। सेल्स टैक्स इज लेविड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एट द रेट ऑफ 18%. All goods imported into Pakistan payable by the importer. All supplies made or services provided in Pakistan by the registered person. सर सेल्स टैक्स सप्लाईज पर लगता है और इंपोर्ट पर लगता है। सेल्स टैक्स इंपोर्ट पर लगता है, सप्लाईज पर लगता है, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। ठीक हो गया? इसका मतलब तो हमने 3 हफ्ते पढ़ना है। सेल्स टैक्स हमारे कोर्स में है ना सर, ये तो हम इंशाल्लाह पढ़ते ही रहेंगे। ये सारी बातें मैंने आपके साथ कर ली। लास्ट बात रह गई हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान। 1857 जंग आजादी हुई। 1860 में पहला टैक्स का कानून बना। 1865 में वो मनसूख हो गया। 1886 में इनकम टैक्स का कानून बना। वो सिर्फ ट्रेडर पर लग रहा था और सिर्फ लिमिटेड सूबों पर लगता था। 1914 से 1918 में क्या हो गया? वर्ल्ड वॉर 1 हो गई। 1917 में इस वॉर की वजह से टैक्स के कानून में कुछ तब्दीली आई और 50,000 से ज्यादा की इनकम वाले पे सुपर टैक्स लग गया और अनडिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी प्रॉफिट ऑफ द कंपनी पे सुपर टैक्स लगा। 1918 में मजीद अमेंडमेंट्स आई। 1920 में 1917 के कानून में कुछ मॉडिफिकेशंस हुई, लेकिन 1922 में बड़ा ही चौकस कानून बना दिया। सारे कानूनों को जोड़ के 86 वाला भी जोड़ा, 1917 वाला भी जोड़ा, 1918 वाला भी जोड़ा और 1920 वाला भी जोड़ दिया। सारों को जोड़ के एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून बनाया और फिर ये कानून चलता रहा। फिर पाकिस्तान बन गया। फिर उसके बाद 79 में पाकिस्तान में पहला कानून बना और फिर 2001 में दूसरा कानून बना जो आज तक चल रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में जो कानून है वो 25 साल पुराना चल रहा है। तो इसका जवाब ये कि सर जी असल में उस कानून में तरमीम कर दी जाती है। हर साल बजट पेश होता है नेशनल असेंबली के सामने और उसके जरिए फाइनेंस बिल पेश होता है। नेशनल असेंबली जब उसे अप्रूव कर देती है तो क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट बन जाता है और फाइनेंस एक्ट के जरिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट हो जाती है। और सर समझ आ रहा है? वो नेसेसरी अमेंडमेंट होके ये निजाम चल रहा है, आज तक बेहतरीन चल रहा है। सर जी ये इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे आज तक कभी पेपर में इसने टेस्ट नहीं किया। लो सर, चैप्टर नंबर 1 के बारे में मैंने आपको बड़ी डिटेल से, यार कुछ रह तो नहीं गया? सारा पढ़ा दिया। वो भूल गया, शुक्र है, नहीं तो मैंने आधा चैप्टर पढ़ा देना तो फिर मुझे याद है। मेरा ख्याल है कि मैं 300 बार टैक्स पढ़ा चुका हूँ। तो बस टैक्स का वही बोलना होता है, चैप्टर नंबर ही, बाकी खुद ही चल शुरू हो जाता है। सर बिस्मिल्लाह, यार मुझे पानी पिला देते हैं भाई। नहीं नहीं नहीं, आप तशरीफ रखिए, वो पीछे हमारे भाई हैं। जी भाई आप क्या कह रहे थे? नहीं सर थैंक यू, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं उनकी चाहत की कदर करता हूँ। चलो हुने चले तो ताती कदर है ना। इसको भी बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं।
इसको भी बंद करते हैं, चैप्टर 1 भी बंद करने लगा मैं, ये खोल लिया, ये मैक्सिमाइज कर दिया। चलो सर जी, एक मिनट पॉज कीजिएगा। रहमान सर जी, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 एक नंबर का सवाल घूम फिर के इसमें से आ ही जाता। सबसे पहली बात, स्कोप ऑफ टैक्स, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये एक बुनियादी बात है कि स्कोप ऑफ टैक्स क्या है। इनकम टैक्स इनकम पे लगता है, वो इनकम जो टैक्स के उसूलों के मुताबिक कैलकुलेट हुई हो, वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक हम इनकम को कैलकुलेट करेंगे, उस पर टैक्स लगा देंगे बस। दूसरी में क्या बात आ गई, इनकम टैक्स कितने पीरियड की इनकम पे लगता है, 1 साल। वो पीरियड कब से शुरू होकर कब खत्म होगा, 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून पे खत्म होगा। ये नॉर्मली ये वाला पीरियड होता है और इसको नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। 12 माह का पीरियड जो 30 जून पे खत्म हो, उसे नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। हाँ, बाज़-औक़ात कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पे 12 माह का पीरियड, लेकिन जिसकी ड्यूरेशन कुछ और हो, यानी जिसकी टाइम कुछ और हो, ड्यूरेशन 12 माह ही हो, लेकिन 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो, या 1 सितंबर से 1 अक्टूबर से 30 सितंबर हो, ऐसा भी हो सकता है। इस केस में इसको नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं कहते, बल्कि ये 12 माह का पीरियड होता है जो 30 जून के अलावा किसी डेट पर खत्म होता है। ठीक हो गया। अब इसमें यह बात है कि अगर कोई बंदा गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करे, या गवर्नमेंट खुद एफबीआर वाले अपने तौर पे किसी पर्सन क्लास ऑफ पर्सन को कह सकते हैं कि आपका टैक्स ईयर स्पेशल टैक्स ईयर होगा, और ये आमतौर पे तब होता है जब किसी बंदे की इनकम के पैटर्न मुख्तलिफ होते हैं और उसके लिए 1 जुलाई से 30 जून पे इनकम को शो करना मुश्किल हो जाता है। जैसे बैंक्स हैं, तो बैंक के लिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर, बैंक के लिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर का पीरियड होता है। तो उस पीरियड में इनकम को कैलकुलेट करना आसान है। अगर उन्हीं बैंक को कहा जाए कि 1 जुलाई से 30 जून की इनकम को कैलकुलेट करें, तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एफबीआर वालों ने कहा है कि आपके लिए स्पेशल टैक्स ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर का। यही सेम गोज विद इंश्योरेंस वालों के लिए भी यही है। और इसके बाद अगर हम तीसरे नंबर पे देखें तो शुगर कंपनी, उनके लिए शुगर मैन्युफैक्चर के लिए 1 अक्टूबर से 30 सितंबर है जी। असल में कमाद की फसल कटती कब है ये बताएं। सर्दियों में कटती है, सितंबर अक्टूबर में। अब मेरी बात समझे, जब से फसल कटाई शुरू हुई, उन्होंने फसल लेनी है, उसकी चीनी बनानी है, चीनी बनाकर बेचनी है, तो उनको वही टैक्स ईयर सूट करेगा ना। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, उनको वही टैक्स ईयर ही सूट करेगा, ये इसकी लॉजिक है। अब आप देखें कि 1 जुलाई से 30 जून की बजाय जब उसकी कटाई शुरू होनी है फसल की, तब से वो पीरियड शुरू हो और गन्ना उनके पास आए और गन्ने से वो चीनी बनाए और चीनी बना के बेचे, तो उनका साइकिल वो इफेक्टिव है ज्यादा। कटाई सिर्फ दिसंबर जनवरी, तो बहरहाल सर्दियों के पीरियड में ही होती है ना, तो उनके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट ये है कि वो 1 अक्टूबर से शुरू करें, जब सर्दियां शुरू हों तब शुरू कर दें और उसको 30 सितंबर को क्लोज कर दें। ले सर, इसके बाद हम आगे चल रहे हैं और अगली बात जो हमने करनी है वो है 3 काइंड्स ऑफ टैक्स ईयर एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक 3 तरह के टैक्स ईयर्स हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक 3 तरह के टैक्स ईयर्स हैं, एक नॉर्मल टैक्स ईयर, एक स्पेशल टैक्स ईयर और एक ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है? 12 माह का पीरियड जो 30 जून पे खत्म हो। स्पेशल टैक्स ईयर क्या है? जो 30 जून पे खत्म ना हो। और उसके बाद अगला सवाल है, नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो क्या करेंगे?
नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं, तो आप जाना चाहते हैं तो आप कमिश्नर को दरखास्त देंगे। कमिश्नर क्या देखेगा? कंपेलिंग नीड देखेगा। अगर कमिश्नर को लगा कंपेलिंग नीड है तो कमिश्नर इजाजत दे देगा। कमिश्नर एक बार इजाजत देकर भी विड्रॉ कर सकता है, और कमिश्नर ने अगर इजाजत ना दी तो किसके पास जाएंगे? बोर्ड का फैसला फाइनल होगा। सर, where the tax share of a person changes as a result of an order by the Commissioner of Income Tax। अगर टैक्स शेयर चेंज हो गया है नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ, अगर टैक्स शेयर तब्दील हो गया है नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल टैक्स शेयर की तरफ, तो फिर हम क्या करेंगे? हम देखेंगे नॉर्मल टैक्स शेयर, जो पुराना टैक्स शेयर जब खत्म हुआ उसके बाद नया टैक्स शेयर जो शुरू हुआ, जो दरमियानी पीरियड होगा उसे ट्रांजिशनल टैक्स शेयर कहा जाएगा। पुराना टैक्स शेयर जब खत्म हुआ और नया टैक्स शेयर जब शुरू हुआ, आप नॉर्मल से स्पेशल की तरफ गए, लेट्स से टैक्स शेयर 2024 था, वहां से आप ऐसे टैक्स शेयर पे जाना चाहते हैं जो 31 दिसंबर पे खत्म हो, तो आप इसके दरमियान का जो पीरियड है वो कब से शुरू होगा? 1 जुलाई 2024 से शुरू होगा, और कब खत्म होगा? ये वाला जो पीरियड है ये क्या कहलाएगा? ये वाइस वर्सा देखिए, अगर स्पेशल टैक्स से नॉर्मल टैक्स की तरफ जा रहे हैं, यानी 1 जनवरी 2023 31 दिसंबर 2023 की तरफ जा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? सर जी 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 से आप जा रहे हैं 1 जुलाई 24, इससे 30 जून 2024, इसके दरमियान में कितना गैप आ रहा है? सर 6 मंथ का गैप आ रहा है। ये जो पीरियड होगा ये क्या कहलाएगा? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहलाएगा। सर ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहलाएगा। क्या वॉइस आ रही? बिल्कुल बंद हो गई है जी, 1 मिनट पॉज कीजिए। 4 बातें मैंने आपको बता दी। बात नंबर 1, नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है, फिर स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है, नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल जाने का क्या तरीका है, और चौथी बात ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है। सर जी ये 4 बातें मैंने बता दी आपको, और 5वीं बात इसमें क्या थी? 5वीं बात ये थी कि टैक्स ईयर को डिनोट किससे करेंगे। हमने कहा था कि टैक्स ईयर को डिनोट करते हैं, पहले देखें कौन सा टैक्स ईयर है। अगर नॉर्मल टैक्स ईयर है तो जिस साल में खत्म हुआ उसको उसी से ही डिनोट करते हैं। अगर नॉर्मल टैक्स ईयर है तो जिस साल खत्म हुआ उसको उसी से ही डिनोट करते हैं। जिस साल खत्म हुआ है उसको उसी से ही डिनोट करते हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर जिस साल खत्म हो उसे उसी से ही डिनोट करते हैं। लेकिन स्पेशल टैक्स ईयर जब खत्म होता है तो उसमें देखते हैं कि उसकी डेट ऑफ ईयर एंड क्या है। जब डेट देखते हैं तो दूसरे स्टेप पे उसका मंथ देखते हैं। अगर मंथ 1 to 6 हो तो उसको सेम टैक्स ईयर से डिनोट करते हैं, और अगर मंथ 7 से 12 हो तो अगले टैक्स ईयर से डिनोट करते हैं। बस ये काम की बात है। सर जी ये काम की बात ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले ईयर एंड की डेट देखी जाती है, दूसरे नंबर पे मंथ देखा जाता है, तीसरे नंबर पे देखा जाता है कि वो 1 से 6 है या 7 से 12 है। चूंकि 1 से 6 है तो वो सेम टैक्स ईयर होगा, और अगर 7 से 12 है तो वो +1 होगा। इसे डिनोट किससे किया जाएगा? इसे +1 से डिनोट किया जाएगा। सर जी ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल पे जाने का प्रोसीजर, और फाइनली डिनोट किससे करते हैं। सर जी उसके बाद इनकम की डेफिनेशन है। इनकम की डेफिनेशन पढ़ाते हुए मैंने कहा था इसमें 4 चीजें होती हैं। बात नंबर, हाँ, इनकम की डेफिनेशन में सबसे पहले आता है कितने हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। इनकम कितने हेड्स ऑफ इनकम होते हैं? उसने कहा जी सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स, ये 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। वो कहते हैं हेड्स ऑफ इनकम के सामने जो अमाउंट लिखी होती है ये कहां से कैलकुलेट होती है? वो कहते हैं किसी हेड ऑफ इनकम के सामने जो अमाउंट लिखी होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है?
उस हेड ऑफ इनकम के अंदर से कितने पैसे कमाए माइनस उस हेड ऑफ इनकम में से कितने पैसे खर्च हुए, ये जो बकाया आता है ये उस हेड ऑफ इनकम के सामने लिखा जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि उस हेड ऑफ इनकम में से कमाए हुए हो 100 रुपए और खर्च हुए हुए 120 रुपए, तो उल्टा 20 का क्या आ जाए, लॉस आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। सर वो कहता है टोटल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम कहते हैं टोटल इनकम, हर तरह की इनकम को टोटल करें, टोटल इनकम होती है, इनकम दो ही तरह की होती है, यहाँ वो जिस पे टैक्स लगना और यहाँ वो जिस पे टैक्स नहीं लगना, इसको टोटल करेंगे तो क्या बनेगी, टोटल इनकम बनेगी। फिर उसके बाद हमने अगली बात ये पढ़ी थी कि टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस लेस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम आएगी। अब हमने अगले स्टेप में पढ़ा था डिडक्टेबल अलाउंस क्या होता है, तो हमने कहा था डिडक्टेबल अलाउंस में 4 चीजें आती हैं। सबसे पहली ज़कात, फिर WWF, फिर WPPF और फिर एजुकेशनल एक्सपेंस। व्हाट इज ज़कात, ज़कात जो आप ज़कात अनुशर ऑर्डिनेंस के तहत पे करते हैं वो इनकम में से माइनस करने की जरूरत होती है। वर्कर वेलफेयर फंड जो आप इस कानून के तहत पे करते हैं इनकम में से माइनस होता है। वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड जो आप इस कानून के तहत पे करते हैं तो माइनस होता है। फिर उसके बाद हमने एजुकेशनल एक्सपेंस की बात की थी, एजुकेशनल एक्सपेंस की बात की थी, हाँ ये ज़कात की बात हो गई थी, वर्कर वेलफेयर फंड और वर्कर, फिर एजुकेशनल एक्सपेंस की बात की और हमने कहा था कि एजुकेशनल एक्सपेंस किसको अलाउ होगा, हमने कहा था सबसे पहले तो वो इंडिविजुअल हो और दूसरे नंबर पे वो उसकी इनकम 15 लाख से कम हो, उसकी इनकम 15, सबसे पहले इंडिविजुअल हो, इनकम 15 लाख से कम हो, तो उसको क्या मिलेगा, डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा। सर डिडक्टेबल अलाउंस कितना मिलेगा, लोअर ऑफ 5% ऑफ ट्यूशन फी, 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम और 60,000 इंटू नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो भाई पहले तो ये समझ लो कि डिडक्टेबल अलाउंस क्या होता है, टैक्स क्रेडिट टैक्स लायबिलिटी को कम करता है, तो डिडक्टेबल अलाउंस टोटल इनकम को कम करता है। दोनों टैक्स क्रेडिट मिले तो भी टैक्स पेयर को फायदा है, डिडक्टेबल अलाउंस मिले तो भी टैक्स पेयर को फायदा है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, एक इनकम को कम करता है, इनकम कम होगी तो टैक्स कम होगा, एक टैक्स लायबिलिटी को कम करता है, दोनों केसेस में टैक्स पेयर को फायदा ही हो रहा होता है। पर डिडक्टेबल अलाउंस में अब हम ज़कात भी पढ़ चुके, WWF भी पढ़ चुके, WPPF भी पढ़ चुके, लास्ट क्या था, एजुकेशनल एक्सपेंस। जो बंदा अपने बच्चों को पढ़ाएगा टैक्स वाले उसको डिडक्टेबल अलाउंस देंगे, डिडक्टेबल अलाउंस देने से उसकी इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी तो टैक्स कम हो जाएगा। अच्छा किस बंदे को डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा एजुकेशनल एक्सपेंस का, जिस बंदे जो इंडिविजुअल और उसकी इनकम 15 लाख से कम हो। कितनी अमाउंट का डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा, तो हमने कहा था भैया 5% ऑफ टोटल ट्यूशन फी। ये एग्जांपल दी हुई, लेट से उसके बच्चों की ट्यूशन फी है 3 लाख, तो हम क्या करेंगे 3 लाख का 5% कितना हो गया 15,000। 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, सर लेट से टैक्सेबल इनकम है 14,80,000, इसका 25% कितना बना जी 3,70,000 और बच्चे कितने हैं 2, तो ये कितना हो गया 1,20,000। तो इन तीनों में से जो लोअर है उसके बराबर क्या होगा, इन तीनों में से जो लोअर है उसके बराबर उसको डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा, इन तीनों में से जो लोअर है उसके बराबर उसको डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा। लो सर पर्सन की डेफिनेशन, पर्सन की डेफिनेशन, सर पर्सन में 7 लोग आते हैं, याद करना मुश्किल नहीं है, पहले 5 तो बिल्कुल आसान है, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, 5 तो आसान है। आगे आ जाओ पॉलिटिकल सब, फॉरेन गवर्नमेंट का पॉलिटिकल सब डिवीजन, इसमें भी पॉलिटिकल सब डिवीजन याद रखो, ऊपर वाले का पॉलिटिकल सब डिवीजन। और अगला क्या है पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गन। ये 7 जब भी लफ्ज पर्सन आता है तो उससे मुराद इन 7 में से कोई भी हो सकता है। सब एओपी क्या है सर, जब भी लफ्ज पार्टनरशिप आए,
लफ्ज फर्म आए तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये असल में एओपी की बात हो रही है। अनलेस वो आपको ना कहे तो भाई एओपी का मतलब ही, अनलेस वो आपको खुद से ना कहे तो याद रखिए एओपी का लफ्ज आएगा तो आपके दिल में क्या आना चाहिए? पार्टनरशिप फर्म आनी चाहिए। वैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी एओपी होती है, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, और तीसरा कोई भी ऐसा पर्सन जो फॉरेन लॉ के तहत बना और कंपनी ना हो तो वो भी एओपी होता है। बहरहाल फर्म से मुराद है जब पार्टनर्स, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कारोबार करें ताकि वो प्रॉफिट शेयर कर सकें तो वो पार्टनर है। और जब भी लफ्ज बोर्ड आएगा तो बोर्ड से मुराद एफबीआर होगा। पुराने दौरों में ये सीबीआर होता था, अब एफबीआर है। और वो ये भी कहते हैं कि अगर किसी एक बंदे के पास बोर्ड की पावर है तो उसे भी बोर्ड समझा जाएगा। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन क्या है, मैंने लेक्चर में बड़ी डिटेल में बताया था, फिर बता देता हूँ। दो तरह के लोग होते हैं, एक नेचुरल पर्सन होता है और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल वो जो अल्लाह ने बनाया, आप मैं इंसान है, सांस लेते हैं, सोते जागते हैं, जिंदा है, मर जाएंगे एक दिन, ये क्या है? ये नेचुरल है। आर्टिफिशियल वो है जिसको इंसान बनाया, जैसे ये इदारा एसबीआई क्या है? ये आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल तो नहीं है, इंसान तो नहीं है। इंसान मर जाते हैं, इदारे चलते रहते हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आए? तो ये क्या हो गया? ये आर्टिफिशियल पर्सन है। अब दूसरे नंबर पे बात करें ज्यूरिडिकल पर्सन। ज्यूरिडिकल जिसकी अदालती कानूनी हैसियत हो, जो किसी पे केस कर भी सके, कोई उस पर केस कर भी सके, उसको कहते हैं ज्यूरिडिकल पर्सन। ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन जिसकी कानूनी हैसियत, उसे आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन कहते हैं, और ये एओपी की डेफिनेशन में आता है। लो सर, फिर हमने कंपनी की डेफिनेशन बताई थी, और मुझे याद है कंपनी की डेफिनेशन हमने बताते हुए कहा था कि भाई मुदारबा, एमसीबी, एनबीएफसी, एलपीटीएस, ये याद रखना आपने। 7 पॉइंट्स इसमें है। एम फॉर मुदारबा, सी फॉर कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, बी फॉर बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, एमसीबी आ गया। फिर आ गया एनबीएफसी, एन फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बी फॉर बॉडी इनकॉर्पोरेट बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स आउटसाइड। ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है और ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है। वो पाकिस्तान का कानून है, ये पाकिस्तान के बाहर का कानून है। सर जी एनबीएफ फॉरेन एसोसिएशन, सी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये एनबीएफसी भी हो गया। और फिर आ गया एलपीटीएस, ये बड़ा ही आसान है। एल से लोकल गवर्नमेंट, पी से प्रोविंशियल गवर्नमेंट, टी से ट्रस्ट और एस से स्मॉल कंपनी। तो भाई ये सारी चीजें एमसीबी, एनबीएफसी और एलपीटीएस ये यहां पर आ गया। ये कंपनी की डेफिनेशन में ये 11 पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद ट्रस्ट था। ट्रस्ट के बारे में हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके। बहरहाल मुख्तसर ये, जब ट्रस्ट में 3 पार्टीज होती हैं, एक को कहते हैं ट्रस्टी, एक को कहते हैं बेनिफिशियरी, और एक को कहते हैं ऑनर ऑफ ट्रस्ट। एक ट्रस्टी होता है, एक बेनिफिशियरी होता है, और एक ऑनर ऑफ ट्रस्ट होता है। इसमें वो कहते हैं ट्रस्ट एक ऑब्लिगेशन है जो मुंसलिक है, नेक्स्ट यानी मुंसलिक है किससे? ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी से। इसके अंदर कॉन्फिडेंस, एतमाद किया जाता है किसकी तरफ से? ऑनर ऑफ द ट्रस्ट की तरफ से। किसके बेनिफिट के लिए? बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए या खुद ऑनर के अपने बेनिफिट के लिए। इसको कहते हैं ट्रस्ट, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन या डिक्लेयर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय ऑनर ऑफ फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर और ऑफ अनदर एंड द ऑनर। बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए। मैंने इसको एग्जाम्पलीफाई कैसे किया था? पैकेजेस वालों ने मेजर साहब को पॉइंट किया है कि वो ब्लाइंड्स के लिए स्कूल बनाए। स्कूल एक ट्रस्ट है जिसमें पैकेजेस वालों ने मेजर साहब पे इत्मीनान किया है ताकि फायदा किसका हो जाए? ब्लाइंड्स का हो जाए। ठीक हो गया। और अगर पैकेजेस वालों की अपनी फैमिली में भी कोई ब्रांड है तो खुद इनका भी फायदा हो जाए और इन जो जनरली ब्लाइंड लोग हैं उनका भी फायदा हो जाए। इसको कहते हैं ट्रस्ट। फिर उसके बाद हमने कहा था पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में 5 बातें, कोई एक बात भी पूरी हो जाए तो वो पब्लिक कंपनी है। हर वो कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर किसके पास हो? फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो।
यानी केपीके गवर्नमेंट के पास हो, या पंजाब गवर्नमेंट के पास हो, या सिंध गवर्नमेंट के पास हो, या पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट के पास हो, 50% या उससे ज्यादा शेयर किसी कंपनी के, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी? पब्लिक कंपनी। वो कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो तो वो भी पब्लिक कंपनी। वो कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर किसी ऐसी फॉरेन कंपनी के पास हो जो होली ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसने कहा कि एक कंपनी है, उसके 50% शेयर एक फॉरेन कंपनी के पास है जिसके 97% शेयर फॉरेन गवर्नमेंट के पास है, तो ये पब्लिक कंपनी नहीं होगी। 100% पूरा होना चाहिए। सर लिस्टेड कंपनी जिसके स्टॉक एक्सचेंज ऑन द लास्ट डे ऑफ टैक्स ईयर लिस्टेड है वो भी पब्लिक कंपनी होगी। यूनिट ट्रस्ट जिसके यूनिट्स वाइडली अवेलेबल टू पब्लिक है वो भी पब्लिक कंपनी होगी। याद रखिएगा 5 में से कोई एक शर्त भी पूरी हो गई तो वो पब्लिक कंपनी होगी। फॉरेन कंपनी जो है वो जो फॉरेन गवर्नमेंट है उसी की हो, जैसे बरतानिया की अगर फॉरेन कंपनी है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी मुल्क की फॉरेन कंपनी हो जिसकी फॉरेन गवर्नमेंट के पास उसके शेयर। सर जी इसका मतलब यह है कि अगर एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है लेकिन 29 जून को उन्होंने क्या कर लिए हैं? डी लिस्ट करा लिए। अब इस कंपनी को पब्लिक कंपनी नहीं समझा जाएगा। ऑन द लास्ट डे ऑफ टैक्स ईयर तक उसे क्या होना चाहिए? लिस्टेड होना चाहिए। सर इसमें से कोई एक शर्त भी पूरी हो जाए तो वो पब्लिक कंपनी होगी, और अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी ना हो तो वो सर ये लिखी हुई प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन ही आपने पढ़ी। दैट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, इज अ प्राइवेट कंपनी। सर जी यूनिट ट्रस्ट, यूनिट ट्रस्ट क्या है? जिसके यूनिट्स वाइडली अवेलेबल टू पब्लिक हो उसे यूनिट ट्रस्ट कहते हैं। जिसके यूनिट्स वाइडली अवेलेबल टू पब्लिक हो उसे यूनिट ट्रस्ट कहते हैं। सर जी यहां पर बात रुकनी नहीं चाहिए। कंपनी के अंदर क्या होते हैं? शेयर्स। यूनिट ट्रस्ट के अंदर क्या होते हैं? यूनिट्स। कोई बंदा कंपनी का कितना मालिक है कैसे पता चलेगा? जितने शेयर होल्डिंग है उसके पास। कोई बंदा कितने ट्रस्ट का कितना मालिक है? जितने यूनिट्स हैं उसके पास, जितनी यूनिट होल्डिंग है। प्रॉफिट भी यूनिट होल्डिंग की बेस पर मिलेगी और एसेट्स भी। अगर वो कंपनी बंद हो जाए, ट्रस्ट खत्म हो जाए, तो एसेट्स भी यूनिट होल्डिंग की बेस पर उसको मिलेंगे। सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। पहली तो बात है पर्सन अदर देन इंडिविजुअल हो और इसका मकसद हो। मजहबी मकसद मदरसा भी हो सकता है, एजुकेशनल मकसद तालीम भी हो सकता है, चैरिटेबल मकसद फलाह बहबूद भी हो सकता है, वेलफेयर कोई भलाई का काम भी हो सकता है, डेवलपमेंट पर्पस कोई तरक्याती काम भी हो सकता है, और प्रमोशन ऑफ एमेच्योर स्पोर्ट, इसमें से कोई काम भी हो सकता है। एमेच्योर स्पोर्ट क्या होता है? बॉक्सिंग। क्रिकेट के अलावा हर चीज एमेच्योर है पाकिस्तान में, चाहे वो बॉक्सिंग हो चाहे हॉकी है, जो भी हो। सर उस स्पोर्ट की बेहतरी के लिए सर अभी ये इसको तो चाहिए फॉरेन ट्रस्ट रजिस्टर करा लेंगे जिसने ये किया है, क्या कहते हैं इसको? अरशद नदीम। ठीक हो गया। अब ये इसको पाकिस्तान को प्रमोट करे, बेहतरीन हर जगह जाकर डोनेशन मांगे और इदारा बना ले। ठीक हो गया। सर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल हो, इस मकसद के लिए हो, formed and registered under any law as a non-profit organization approved by the, किसने अप्रूव किया है? कमिश्नर ने अप्रूव किया है। None of the assets of the person are available for प्राइवेट बेनिफिट। सर जी बड़ी अहम बात यह है कि इस इदारे की कोई भी एसेट जाती फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं। अब उसने अगली एक अहम बात कर दी, ये लेटेस्ट बात है, पहले कानून में नहीं थी। उसने कहा वो क्लब्स जिनकी मेंबरशिप फी 10 लाख से ज्यादा है वो अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं। वो क्लब जिनकी मेंबरशिप फी 10 लाख से ज्यादा है वो अब नॉट फॉर प्रॉफिट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगे। चैरिटेबल पर्पस, सर किसी के फायदे के लिए सिलाई कढ़ाई का स्कूल खोला हुआ है या आपने
उसको वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया है, या बस वालों के आगे बस स्टॉप पे बेंच बैठने के लिए रख दिए हैं। ये सारी चीज़ें लोगों की भलाई के लिए, ये चैरिटेबल पर्पज समझा जाएगा। आईटी एनेबल्ड सर्विसेज है, आईटी से रिलेटेड सर्विस है, चाहे वो कॉल सेंटर हो, चाहे वो एचआर हो, चाहे ग्राफिक डिजाइन हो, चाहे अकाउंटिंग हो, चाहे डाटा एंट्री हो, चाहे डाटा स्टोरेज हो, कोई भी सर्विसेज आप दे रहे होंगे तो ये आईटी एनेबल्ड सर्विस समझी जाएगी। टैक्स पेयर कौन होता है? जिसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हो वो टैक्स पेयर होता है। टैक्सेबल कौन होता है? जो नुमाइंदा हो किसी ऐसे बंदे का जिसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हो, वो टैक्स पेयर होता है। टैक्स पेयर वो होता है जिसके जिम्मे टैक्स को डिडक्ट या कलेक्ट करना हो, वो भी टैक्स पेयर होता है। टैक्स पेयर वो होता है जिसको रिटर्न फाइल करनी जरूरी हो, रिटर्न फाइल करनी जरूरी हो। चैप्टर नंबर 14 में पढ़ना था। वो बंदा जिसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हो उसे टैक्स पेयर कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है? वो बंदा जो नुमाइंदा हो किसी ऐसे बंदे का जिसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है। मैंने क्लास में एग्जांपल दी थी कि मेरे दादा अबू हैं, वो काफी बीमार है। अब उनकी इनकम है, उनको बहुत से जगहों से किराए आते हैं, अब मैं उनका नुमाइंदा बन गया। वो बंदा जिसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है वो टैक्स पेयर कहलाता है। दूसरी बात। तीसरी बात, सर वो बंदा, मैं अगर मेरे पास एक बंदा काम करता है उसकी तनख्वाह 1 लाख है, तो एफबीआर वाले कहते हैं मैं उसे तनख्वाह देते वक्त 10,000 टैक्स काट के तनख्वाह दूंगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसका मतलब ये है कि मैं टैक्स डिडक्ट करूंगा तो उसे टैक्स पेयर कहा जाएगा। जिस बंदे ने टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट करना है वो कौन होगा? एसबीआई वाले मेरी सैलरी पे टैक्स काट के मुझे सैलरी देते हैं, तो एसबीआई वाले क्या कहलाएंगे? टैक्स पेयर कहलाएंगे। 3 बातें। और चौथी बात, जिस बंदे को रिटर्न जमा करानी जरूरी है वो टैक्स पेयर कहलाएगा। सर ये आईटी इनेबल्ड सर्विस जो है ये भी नॉन प्रॉफिट है? सॉरी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होती है? आईटी एनेबल्ड सर्विसेज बिल्कुल नहीं। ये इधर क्यों फिर? उसने वो डेफिनेशन दी हुई है, उसके अंदर तो नहीं लिखा हुआ, वो अलहदा हेडिंग है, उसने अलहदा हेडिंग दी। लो सर, बहरहाल एक अगली डेफिनेशन आ गई जो किसकी डेफिनेशन है? परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की। सर जी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या है? सर आसान अल्फाज में पक्का ठिकाना जहां पर आप काम कर रहे हैं वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। आपका दफ्तर, आपकी दुकान, आपका गोदाम, आपका ऑफिस, आपका सेल पॉइंट, वो जगह जहां पर बैठकर आप कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, ये सारी जगह, आपकी फैक्ट्री, आपकी वर्कशॉप, परमानेंट सेल एग्जीबिशन, ये सारी जगह आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहलाएंगी, सिवाय लाइजॉन ऑफिस के। लाइजॉन ऑफिस कहते हैं बैठकर बातचीत करने की जगह। अगर ये एक ऐसा ऑफिस है जहां पर आप परचेज के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, और अगर यहां पर आप सेल के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा, अगर आप काम कर रहे हैं माइन, ऑयल और गैस वेल पे तो वो आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगी। अगर आप पाकिस्तान की किसी वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, आप daraz.pk में रजिस्टर्ड हैं और वहां से आप बिजनेस कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वो भी आप परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट आप समझी जाएगी। अगर कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है और आप साल में 90 दिन से ज्यादा वहां पे रहते हैं तो वो जगह भी आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट समझी जाएगी। आप सीए बन जाते हैं और आप अपना ऑफिस खोल लेते हैं सीए फर्म का, तो वो भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बन जाएगी। एजेंट, वो एजेंट जिसके पास अथॉरिटी है कि वो किसी दूसरे बंदे के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट करे, तो वो भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। और दूसरा, वो एजेंट जो स्टॉक ऑफ गुड्स को मेंटेन करे, तो वो भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। मैंने एग्जांपल दी थी केएफसी की, याद है? हाँ, एग्जांपल दी थी केएफसी की। मैंने कहा था कि फॉर एग्जांपल केएफसी पाकिस्तान जो है वो एजेंट है केएफसी। असल में केएफसी है केंटकी फ्राइड चिकन, ठीक है? केंटकी फ्राइड चिकन अमेरिका की जगह है, इसका नाम केंटकी है, ठीक हो गया?
ये KFC वहां से निकला है, ठीक हो गया। तो अब पॉइंट ये है कि अगर KFC पाकिस्तान बन जाता तो ये क्या हुआ, ये पाकिस्तान में KFC के राइट्स आ गए, पाकिस्तान में उसका एजेंट आ गया। लेकिन इस पाकिस्तान KFC पाकिस्तान ने क्या किया, KFC पाकिस्तान के राइट लेके KFC पाकिस्तान वालों ने KFC फैसलाबाद आगे बेच दी है। वो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो राइट्स आगे बेच दे। तो ये इस तरह का एजेंट जो होता है वो उसे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट समझा जाता है, जो अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर ले, जो ओनरशिप ट्रांसफर कर दे, जो सर्विसेज प्रोवाइड करे। और एक तरफ मैं एग्जांपल दी थी आपको मॉलफिक्स की, एक टर्किश कंपनी है हयाती कीमिया, ठीक है, उसका एक डायपर का ब्रांड है मॉलफिक्स। अब ये बने बनाए जो डायपर्स हैं ये तुर्की से आते हैं और ऐसे ही बिक जाते हैं, इसमें ये लोग कुछ भी नहीं करते, पैकिंग भी वो करके बेचते हैं। अब यहां पे ये क्या हो गया, ये भी अब ये वाला बंदा कुछ भी नहीं कर रहा, माल आता है माल बेच देता है, यहां पे तो उसने सिर्फ स्टॉक मेंटेन किया हुआ है। तो ऐसे एजेंट को भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट समझा जाएगा। सर कोई बंदा पाकिस्तान में इक्विपमेंट इंस्टॉल करता है और उससे इनकम जनरेट करता है तो उसे भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट समझा जाएगा। कोई बंदा पाकिस्तान में बिजनेस करता है और वो बिजनेस वो खुद कर रहा है या उसकी एसोसिएटेड एंटिटी कर रही है तो उसे भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट समझा जाएगा। वो बिजनेस एक्टिविटी करता है मल्टीपल लोकेशन में तो हर लोकेशन उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगी। और बाज़ औक़ात एक बंदा जो है वो जूस बनाने की फैक्ट्री बनाई है, उसने एक दूसरी जगह पे गत्ता बनाने की फैक्ट्री बनाई है, वो गत्ते से जूस का गत्ता बनाता है और जूस उसमें पैक करके बेचता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए दूसरी फैक्ट्री बनाई है। तो ये वाली फैक्ट्री जहां पर गत्ता बन रहा है ये भी उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगी। सर समझ गए? ये सारी चीजें परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में आती हैं। आपके चेहरे से देखकर मुझे लगा कि ये आपने बिल्कुल भी पढ़ना मुनासिब नहीं समझा, ठीक है सर। बहरहाल मैंने आपको बता दिया और ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये भी बता दिया सर जी। इसके बाद अगली बात मैं करने लगा हूँ रेजिडेंट पर्सन की। रेजिडेंट पर्सन की सर मैं घंटों को मिनटों में समेट रहा हूँ, अगर आप ध्यान से इसको देखें तो आपने भी पढ़ के इसको इस पर ग्रिप ले लेनी है। हमारी कोशिश ये है कि हम सारा कंटेंट भी आपको दे दें और आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप इसे कवर करके इस तरह ले चलें। रेजिडेंट पर्सन, रेजिडेंट कहते हैं रिहायशी को। रेजिडेंट पर्सन कौन होता है सर जी? रेजिडेंट पर्सन के बारे में वो कहता है द डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन नेसेसरी इसलिए है कि रेजिडेंट इज टैक्सेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स वर्ल्ड वाइड इनकम। डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस of a person is necessary। क्यों? Resident person is taxable in respect of its worldwide income। सर ये बात करने के लिए आपको ये डायग्राम दिखानी पड़ेगी। सर जी जो बंदा रेजिडेंट होता है, रिहायशी होता है, वो पैसा पाकिस्तान से कमाए या बाहर से कमाए उसकी इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है। और जो बंदा पाकिस्तान से पैसा कमाता है वो रिहायशी हो तो भी उसकी इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है, वो नॉन रेजिडेंट हो तो भी उसकी इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है। निचोड़ ये है हर बंदे की हर तरह की इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान है। हाँ बता नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान नहीं है। ये इसका निचोड़ है। सर जी ये वाली बात आपके साथ कर ली थी और मैंने कहा था कि जी कोई बंदा रेजिडेंट है या नहीं है। सबसे पहले इंडिविजुअल की बात देख लेते हैं। सर जी रेजिडेंट होना एक स्टेटस है। रेजिडेंट हर साल देखा जाता है ये बंदा रेजिडेंट है या नहीं है। सर रेजिडेंट कैसे पता चलता है? जो बंदा सरकारी मुलाजिम है वो रेजिडेंट है, बात ही खत्म हो। जो बंदा सरकारी मुलाजिम नहीं है उसके डेज देखो, अगर वो 182 डेज से ज्यादा यानी 183 डेज या उससे ज्यादा पाकिस्तान में रहा तो वो क्या हो गया? रेजिडेंट हो गया। और अगर 183 डेज से कम पाकिस्तान में रहा तो तीसरी चीज देखी जाएगी, क्या वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, क्या वो नॉट अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री है, क्या स्टे इन अदर कंट्री
क्या वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है? क्या नॉट अ रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री है? स्टे इन अदर कंट्री बट नॉट मोर देन 182 डेज। सर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, नॉट अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, स्टे इन अदर कंट्री बट सर वो पाकिस्तान का सिटीजन है, किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट नहीं है, किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज्यादा नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा? वो यानी वो पाकिस्तान का सिटीजन है, किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट नहीं है, किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब है वो पाकिस्तान का रेजिडेंट है। सर जो बंदा पाकिस्तान का रेजिडेंट बन गया ना, उसको गले मिल लगा लेना आपने। क्यों? पाकिस्तान की इनकम पे भी टैक्स देना है और बाहर की इनकम पे भी टैक्स देना है। आप तो सिर्फ पढ़ के मजा ले लेना। आप सोचे कि एक बंदे की दुबई में भी फैक्ट्री है और एक बंदे की पाकिस्तान में भी फैक्ट्री है और एक बंदे की सऊदीया में भी फैक्ट्री है। ठीक हो गया सर? अब जरा गौर कीजिएगा, अब अगर ये बंदा 183 डेज पाकिस्तान में रह गया तो जो बाहर के मुल्कों की फैक्ट्री की इनकम है वो भी टैक्सेबल इन पाकिस्तान हो जाएगी। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो रेजिडेंट पर्सन को आपने फौरन गले लगा लेना है, उसकी बाहर की इनकम और पाकिस्तान इनकम सारी की सारी टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी। सर समझ रहे हैं? इसीलिए ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। सर ये हर मुल्क के अंदर मतलब सर हर मुल्क के अंदर जो भी होता है हमारे स्कोप में नहीं, हम तो पाकिस्तान की बात करेंगे। बंदा रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब रखता है, रेजिडेंट जो होता है ना, वो हमने पाकिस्तान का देखना है, और कहीं का हो या ना हमारी सरदर्द नहीं है। वो सवाल में हमें वाज़ेह तौर पे बताएगा कि ये बंदा किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट है या नहीं है। मुख्तलिफ मुल्कों में रेजिडेंट स्टेटस के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम दूसरे मुल्कों के कानून को तो नहीं ना पढ़ रहे, हम तो अपने मुल्क के कानून के पढ़ रहे हैं। आप दोहरी शहरियत की बात कर रहे हैं, सिटीजनशिप और है, ये रेजिडेंट है। रेजिडेंट होना स्पेसिफिकली टैक्स का टॉपिक है। सर समझ आ रहा है? लो सर, अगर इसमें से हर बार ही नो आया, इधर भी नो, उधर भी नो, इधर भी नो, तो फिर इसका स्टेटस नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। सर अब आपने गौर किया कि डेज कितने कीमती हो गए? इसका मतलब ये है कि एक एक दिन कीमती है। उसने कहा हर दिन काउंट होगा। अगर आप आधा दिन भी पाकिस्तान में रहे वो भी काउंट होगा। एक बंदा पाकिस्तान में पहुंचे रात 11 बजे, वो वाला दिन काउंट होगा। यस, हर दिन काउंट होगा जो उसने पाकिस्तान में गुजारा। बंदा बीमार हो गया, छुट्टी हो गई है, हड़ताल हो गई है, परेशानी हो गई है, जो भी हो गया है, सारे दिन काउंट होंगे। सिर्फ कौन सा दिन काउंट नहीं होगा? इन ट्रांजिट वाला दिन काउंट नहीं होगा। जो बंदा इन ट्रांजिट का क्या मतलब होता है? एक बंदा ने शारजा से जाना था यूके, दरमियान में लाहौर आया है, ये वाला दिन इसको कहते हैं इन ट्रांजिट। दरमियान में लाहौर है, इसको कहते हैं इन ट्रांजिट। ये वाला दिन काउंट नहीं होगा, लेकिन इसकी शर्त यह है बिटवीन टू प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान हो। अब अगले एग्जांपल में देखना, मैंने लाहौर से कराची और कराची से यूके गया है। अब ये कराची तो है लेकिन टू प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान नहीं है, तो ये वाला दिन काउंट होगा। सर काफी ज्यादा एग्जांपल्स हैं, ये सारी एग्जांपल्स आपको कराई हुई हैं। मेरा ख्याल है कि ये लास्ट सैटरडे का लेक्चर था। आप साथ साथ चूंकि बड़ी दिलजमी से पढ़ रहे हैं तो मैंने कहा आपको बताता चलूं। सर जी रेजिडेंट कंपनी क्या है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट रेजिडेंट कंपनी है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बनी है। रेजिडेंट कंपनी है, लोकल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है तो रेजिडेंट कंपनी है। तीसरी बात क्या कही? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान। सर अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर जो है वो होली इन पाकिस्तान है तो ये कौन सी कंपनी होगी? ये भी रेजिडेंट कंपनी। कोई एक कंडीशन भी पूरी हो जाए। अब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? हेड ऑफिस।
अगर कंपनी जितने काम कर रही है सारे के सारे काम पाकिस्तान से मैनेज हो रहे हैं तो वो क्या होगी, रेजिडेंट। अच्छा, पूरा साल पाकिस्तान में रहा ये जरूरी नहीं है, चाहे एक माह भी पाकिस्तान में रहा हो तो कोई बात नहीं, उसे क्या समझा जाएगा, रेजिडेंट समझा जाएगा। सर जबकि एओपी में वो कहता है वो जितने काम एओपी कर रही है सारे नहीं, कुछ भी पाकिस्तान से मैनेज हो रहे हो तो उसे क्या समझा जाएगा, सर है ना, इनका ध्यान ये है कि जिस हद तक हो सके अंदर ले आओ। और सर पाकिस्तान रेजिडेंट पर्सन को ना जफा मारने की कोशिश करता है कि ये किसी तरह पाकिस्तान के रेजिडेंट बने, उससे क्या होगा, पाकिस्तान की इनकम में भी टैक्स पाकिस्तान में आएगा और फॉरेन की इनकम में भी टैक्स पाकिस्तान में आएगा। आप ये भी बात कर सकते हैं सर जो पाकिस्तान से कमाया वो तो शाहरुख खान भी आगे कमाया तो वो पाकिस्तान में टैक्स होगा। यस, पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है, बंदा रेजिडेंट हो या ना हो। मसला सिर्फ फॉरेन सोर्स इनकम का है, जो बंदा रेजिडेंट हो जाता है उसकी फॉरेन सोर्स इनकम भी टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है, और जो बंदा रेजिडेंट नहीं होता उसकी फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान नहीं होती। सर फिर मैंने आपको बड़े ही प्यार से टैक्सेबल इनकम बताया था, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज सबको टोटल करोगे तो टोटल इनकम बनेगी, डिडक्टिबल अलाउंस लेस करोगे तो टैक्सेबल इनकम बनेगी, टैक्सेबल इनकम पे रेट अप्लाई करोगे तो टैक्स लायबिलिटी बनेगी। याद है? सर जी, टैक्सेबल इनकम पे रेट अप्लाई करोगे तो टैक्स लायबिलिटी बनेगी। अब जरा हमने अगली बात ये पढ़ी थी कि भैया टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालनी है। सबसे पहले आपने देखना है टैक्सेबल इनकम है किसकी, क्या ये इंडिविजुअल है, एओपी है, या अगर ये इंडिविजुअल है तो फिर मजीद देखेंगे ये सैलरीड है या नॉन सैलरीड। चूंकि सैलरीड और नॉन सैलरीड को लहदा क्यों किया हुआ है, क्योंकि सैलरीड पे रेट मुख्तलिफ लगता है और नॉन सैलरीड पे रेट। दूसरे नंबर पे सैलरीड की क्या डेफिनेशन है, अगर इनकम अंडर द हेड सैलरी डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम ग्रेटर देन 75% है तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे सैलरीड कहा जाएगा। इनकम अंडर द हेड सैलरी डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन 75% तो इसे सैलरीड कहा जाएगा। तीसरे नंबर पे आइडेंटिफाई द स्लैब एंड कैलकुलेट। सर आपने स्लैब आइडेंटिफाई करना है और टैक्स को कैलकुलेट करना है। सर हमने कहा था ये इंडिविजुअल नॉन सैलरीड का टेबल है और यही टेबल एओपी का भी है। हमने सबसे पहले देखना होता है टैक्सेबल इनकम है, दूसरे नंबर पे देखना होता है इंडिविजुअल है, एओपी है या कंपनी है। अगर इंडिविजुअल हो तो मजीद क्या देखना होता है, सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। अगर इनकम अंडर द हेड सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन 75% तो वो सैलरीड है, वरना वो क्या होगा, नॉन सैलरीड होगा। अगर नॉन सैलरीड होगा तो ये वाला टेबल लगेगा। लेट्स से 12 लाख रुपए उसकी इनकम है तो ये वाला टेबल लगेगा। तो हम देखेंगे ये जितनी भी इनकम है ये किस स्लैब में फॉल कर रही है। सर हमने देखा ये 6 से 12 इस स्लैब में फॉल कर रही है तो हमने कहा 6 लाख से ऊपर जितना भी है उसका 5%, 12 लाख मनफी 6 लाख इसका 5%, तो कितना बन गया, 15% है। बिस्मिल्लाह, 15% है, कितना हो गया सर, 9। यार मुश्किल तो नहीं लग रहा, लो सर ये तो क्या हो गया, इंडिविजुअल नॉन सैलरीड, इंडिविजुअल नॉन सैलरीड। हाँ भाई अब आ गए, चल रहा हूं। ये टेबल पेपर में गिवन होगा, इसको बिल्कुल याद नहीं करना, आपको इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। सर जी आपकी इनकम थी 4 मिलियन, इंडिविजुअल है, नॉन सैलरीड है, टैक्सेबल इनकम कितनी है 4 मिलियन। कौन सा स्लैब लगेगा, स्लैब नंबर 5। हम कहते हैं 4 मिलियन है तो 4 मिलियन माइनस 3.2 मिलियन इसका 40%, 8 4 8 लाख का 40%, 3 लाख 20,000 जमा 6 लाख 50,000, कितना बन गया, 9 लाख
70,000 सर जी ये टैक्स। और मुश्किल तो नहीं लग रहा? लो सर जैसे मैंने यहां पे टैक्स कैलकुलेट किया है, बिल्कुल अगर सैलरीड हुआ यानी इनकम अंडर द हेड सैलरी डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन 75%, तो फिर क्या करेंगे? फिर सैलरीड वाला टेबल लग जाएगा। और इसमें भी फॉर एग्जांपल अगर 20 लाख रुपए इनकम है तो क्या होगा? सर जी अगर 20 लाख रुपए साल की इनकम है, सबसे पहले इंडिविजुअल है, फिर सैलरीड है, सैलरीड में सैलरी का स्लैब देखेंगे, कौन सा स्लैब है? तीसरा। सर जी उसने कहा 20 लाख माइनस 12 लाख का 11% मल्टी प्लस 6,000 जी। 20 लाख माइनस 12 लाख कितना बने? टोटल 94,000। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इस तरह से आपने टैक्स, दो बातें इसकी कीमती हैं, वो सुन लो, जिंदगी का कोई पता नहीं है। अगर नॉन सैलरीड है और उसकी इनकम 10 मिलियन से ज्यादा है तो हायर नेट सरचार्ज कितने परसेंट होगा? 10%। नॉन सैलरीड है, इनकम 10 मिलियन से ज्यादा है तो हायर नेट सरचार्ज 10%। सैलरीड है, उसकी इनकम 10 मिलियन से ज्यादा है तो हायर नेट सरचार्ज 9%। मुश्किल तो नहीं लग रहा? चलो ये दोनों बातें भी मैंने बता दी, अहम बातें थी। और एक बात और रहेगी, कुछ ऐसी एओपीज होती हैं, कुछ ऐसी एओपीज होती हैं जिनके लिए जरूरी क्या होता है? कुछ ऐसी एओपीज होती हैं जिनके लिए जरूरी होता है कि वो अपने इदारे को कंपनी के तौर पर रजिस्टर ना करें बल्कि एओपी रखें। उनके लिए टैक्स वालों ने रियायत किया कि मैक्सिमम रेट 45 की बजाय क्या कर दिया है? 40। एओपी के लिए वही रेट है जो नॉन सैलरीड के लिए है, लेकिन ऐसी एओपी जो मजबूरन एओपी है, वो कंपनी के तौर पर रजिस्टर नहीं हो सकती, तो उसके लिए टैक्स वालों ने 45 से रेट रिड्यूस करके 40 कर दिया है। और आखिरी बात क्या है? कंपनी के लिए रेट 20। टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी वाली सारी बातें मैंने बता दी। टैक्स क्रेडिट के बारे में कुछ बातें लिखी, लेकिन ये भी नहीं बताएंगे। चैप्टर नंबर 11 है असल में टैक्स क्रेडिट का, वहां पे बात करेंगे। अलबत्ता टैक्स लायबिलिटी जो होती है उसमें से टैक्स क्रेडिट को लेस करना होता है, टैक्स लायबिलिटी में से टैक्स क्रेडिट को लेस करना होता है, और फिर टैक्स पेबल आता है। ये जो सारा मैंने आपको भी तरीका बताया है, असल में ये ही एनटीआर है, लेकिन ये नॉर्मल टैक्स रिजीम है। इनकम में से खर्चे माइनस करो, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, डिडक्टेबल अलाउंस लेस करो, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। उसके बाद टैक्स रेट अप्लाई करो स्लैब वाला, लायबिलिटी तो टैक्स पेबल लायबिलिटी आ जाएगी, टैक्स क्रेडिट लेस करो, टैक्स पेबल आ जाएगा। लेकिन अब अगला टॉपिक जो आपको पढ़ाऊंगा वो है फाइनल टैक्स रिजीम। फाइनल टैक्स रिजीम में वो क्या कहता है? वो कहता है लेकिन दरमियान में एक बात है भैया, ये बात इतनी सादा नहीं है। वो कहता है इनकम में से खर्चा माइनस करो, हेड ऑफ इनकम में शामिल करो, टोटल इनकम में शामिल करो, डिडक्टेबल अलाउंस लेस करो, टैक्सेबल इनकम में शामिल करो, टैक्स लायबिलिटी स्लैब रेट से निकालो, टैक्स क्रेडिट को लेस करो। दिस इज एनटीआर। ओ मुश्किल तो नहीं लग रहा? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। एफटीआर क्या है सर? इनकम में से खर्चा माइनस नहीं होना, हेड ऑफ इनकम में शामिल नहीं होना, टोटल इनकम में शामिल होना है, डिडक्टेबल अलाउंस लेस नहीं होना, टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होना, टैक्स रेट भी स्लैब वाला नहीं है, और टैक्स क्रेडिट भी माइनस। एफटीआर वो इनकम है जिस पे टैक्स कट के मिलता है,
FTR वो इनकम है जिस पे टैक्स कट के मिलता है। जो टैक्स कट जाता है वो फाइनल टैक्स होता है। ये वाला टैक्स नॉन एडजस्टेबल होता है, यानी कोई रिफंड नहीं मिलता। इनकम में से खर्चा माइनस नहीं होता, कोई डिडक्टेबल अलाउंस माइनस नहीं होता, कोई लॉस एडजस्ट नहीं होता। ये FTR इनकम टोटल इनकम में शामिल होती है, लेकिन टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होती, हेड्स ऑफ इनकम में शामिल नहीं होती। टैक्स रेट जो है वो स्लैब वाला नहीं लगता। टैक्स क्रेडिट टैक्स लायबिलिटी में से माइनस नहीं होता। यार मेरा पॉइंट समझ आ गया? टैक्स कट के मिलता है, और जो टैक्स कट के मिलता है उसको, जो टैक्स कट के मिलता है वो फाइनल टैक्स कहलाता है, और वो नॉन एडजस्टेबल होता है, यानी उस पर कोई रिफंड नहीं मिलता। सर जी टैक्स रिजीम में ये NTR था, FTR भी आपको बता दिया। अब अगली बात आ गई दरमियान वाली आइटम की, जिसको कहते हैं सेपरेट ब्लॉक आइटम। सेपरेट ब्लॉक आइटम में इनकम में से खर्चा तो माइनस होता है, हेड ऑफ इनकम में शामिल होता है, टोटल इनकम में शामिल होता है, लेकिन डिडक्टेबल अलाउंस माइनस टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होता, टैक्स स्लैब रेट अप्लाई नहीं होता, टैक्स क्रेडिट माइनस नहीं होता। ये सेपरेट ब्लॉक आइटम है। सेपरेट ब्लॉक आइटम में ये सेपरेट ब्लॉक आइटम है। मैंने आपको बता दिया, अगर टर्मिनेशन बेनिफिट, अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी, ये अंडर द हेड सैलरी आता है, प्रॉफिट ऑन डेट ये किस हेड में आता है? अदर सोर्स में आता है। और गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी और डीम्ड इनकम, ये किस हेड में आता है? ये कैपिटल गेन में आता है। ये सारी इनकम है, ये टोटल इनकम में शामिल होती है, लेकिन टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होती है, और रेट भी सेपरेट लगता है। सर जी अगर मैं आपको बताऊं FTR की कौन कौन सी इनकम है, तो कमीशन, ब्रोकरेज, एक्सपोर्ट, प्राइज एंड विनिंग्स, डिविडेंड, रॉयल्टी फॉर नॉन रेजिडेंट और फी फॉर टेक्निकल सर्विस फॉर नॉन रेजिडेंट। सर जी ये क्या है? डिविडेंड वाले फॉरेन से मिले या पाकिस्तान से, दोनों फाइनल में जाएंगे। डिविडेंड फॉरेन से मिले या पाकिस्तान से मिले, दोनों फाइनल इसमें जाएंगे। तो इसका जवाब है जो फॉरेन से मिले वो फाइनल में नहीं जाता, वो NTR होता है, वो आगे इंशाल्लाह डिस्कस करना। अच्छा जी अभी सिर्फ यही समझ लें कि डिविडेंड FTR आइटम है, ये उसकी एक्सेप्शन है, इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। सर जी टर्मिनेशन बेनिफिट क्या होता है? शायद आज भी आप ही ने पूछा था, तो सर अब भी नहीं बताना आपको। टर्मिनेशन बेनिफिट यार आप जिद कर रहे हो तो मैं बता देता हूँ। सर जी बंदे को निकाल देना। SBI ने मुझसे कांटेक्ट किया था कि हम 5 साल के लिए आपको रखेंगे, ठीक है। 3 माह बाद कहते हैं नहीं भाईजान आप हमारी समझ भी नहीं आ रही, चले जाए। मैं उनसे कहूँगा क्यों जी, मैं तो नहीं जाऊंगा। वो कहते हैं मुझसे 1 साल की सैलरी एडवांस लो और चले जाओ। मैं उसे 1 साल की सैलरी करोड़ रुपया एडवांस में लेता हूँ और मैं चला जाता हूँ। ये जो करोड़ रुपया मैंने लिया ये टर्मिनेशन बेनिफिट है। ठंडे भाई की बड़ी भाई कल रात सोए नहीं भाई, एकदम उठे रात को हड़बड़ा के टर्मिनेशन बेनिफिट। यार अभी असल में मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप चैप्टर 5 पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में देखेंगे कि इस पे बड़ी डिटेल से डिस्कशन होनी है, इसलिए वो फिर रेपिटेशन में ही आया था, मैं इसलिए अवॉइड करता, वरना कोई मसला नहीं है। जी सिक्योरिटी क्या होता है सर? चैप्टर नंबर 9 में ना सिक्योरिटी है, उसमें 7 चीजें आती हैं, ठीक है। इंशाल्लाह चैप्टर 9 में पढ़ेंगे, नोट कर लें, चैप्टर 9 में जरूर आएगा। सर असल में बिल्कुल जब आप सब्जेक्ट को नया नया लेके चल रहे थे तो बड़ा फूंक फूंक के कदम रखते हैं। मैं लफ्ज 19 का 20 बोलूं तो आपका कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब हो जाए और आप एक नई डायरेक्शन में सोचने लग जाएं। तो मैं बड़ी एहतियात से चल रहा था कि वो वाली बातें करूं कि आपका दिमाग एक ट्रैक पे रहे। वो थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो एक नया एवेन्यू खुल जाएगा। आखिर टेक्स्ट में 17 चैप्टर है तो बुतेरी चीजें हैं ही ना जो उसके अंदर लिखी हुई हैं। तो ये वजह है कि वो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता डिस्क्लोज करनी है, सारी अगर इकट्ठी कर दे तो मुश्किल हो जाए सर।
नहीं सर, टैक्स रिजीम की कमिटमेंट थी, वो भी पूरा हो गया सर। क्या कहते हैं, काफी है इतना? सर टैक्स रिजीम तक मैंने आपसे कमिट किया था कि मैं आपको ये सारी बातें पढ़ा दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा दी। अब चैलेंज और टैक्स, ये जहां तक मैंने आज कवर कराया है, ये सारे का सारा मंडे वाले दिन टेस्ट होगा। चैप्टर 1 भी पूरा और चैप्टर 4 यहां तक, जहां तक मैंने आज कराया, ये सारे का सारा मंडे वाले दिन टेस्ट होगा। यस, मंडे वाले दिन टेस्ट होगा। आप तैयार करके लाइएगा। ये है कि यार जितना कर रहे हैं उसको साथ साथ तैयार करो। सिर्फ अब प्रैक्टिस आपने करनी है। मैं आपको इंशाल्लाह कल की क्लास में वो शेयर कर दूंगा। और अब हमारा अगला टारगेट ये है कि इंशाल्लाह मंडे से चैप्टर नंबर 5 करेंगे। अदर दिन क्लास टेस्ट होगा, क्लास अपने टाइम पर ही होगी। मंडे को डाटा का भी टेस्ट है। चलो एक काम करते हैं, इसका टेस्ट ट्यूसडे वाले दिन रख लेते हैं, ठीक है, ताकि डाटा वाले वो भी कर लें और ये भी कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।